हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे हैं। चलिए, आज आप सभी लोगों के सामने मैं हिंदी शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग अधिगम और अर्जन लर्निंग एंड एक्विजिशन के नाम से जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हिंदी शिक्षा शास्त्र का ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ा तो प्रिय विद्यार्थियों कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों ना हम लोग इस चैप्टर का बहुत बेहतरी से अध्ययन करें। सीटेट, एमपीटेट, रीट, विभिन्न प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में अधिगम और अर्जन जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर से अक्सर कर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने अधिगम और अर्जन की बेसिक जानकारी को समझ लिया तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने बहुत कुछ समझ लिया, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। क्योंकि पहले भी चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी शिक्षा शास्त्र का परिचय, तो आपकी बेसिक जानकारियां तो लगभग क्लियर हुई होंगी। और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि और सभी जानकारियां उन चैप्टरों के माध्यम से भी क्लियर होंगी। इसलिए मैं फिर एक बार से सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आप लर्निंग एंड एक्विजिशन पर बहुत अच्छी मेहनत करें। अधिगम और अर्जन हिंदी शिक्षा शास्त्र का एक बेसिक चैप्टर है, जिसके माध्यम से बाल मनोविज्ञान, बाल विकास में और किसी भी विषय के अन्य शिक्षा शास्त्र में बहुत ही सहायता मिलती है। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आप सभी के सामने। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि आज मैं आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की भी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपके दिमाग में ये अवधारणा विकसित होगी कि परीक्षाओं में अक्सर कर अधिगम और अर्जन वाले चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जल्दी से सब लोग तैयार हो जाएं और बेहतरी के साथ अधिगम और अर्जन चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ कर दें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज के विषय का हमारा नाम है, आज के टॉपिक का हमारा नाम है अधिगम और अर्जन। इसे बेटा इंग्लिश में लर्निंग एंड एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। हिंदी शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, हिंदी शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जिसे हम लोग अधिगम और अर्जन के नाम से जानते हैं। कल्पना करिए, जिसका वर्णन मैंने पहले जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें भी किया हुआ था। तो एक छोटी सी कल्पना करें आप सभी लोग। एक बालक जो अपने घर में, अपने परिवार में रहता है, वो बालक पहले बोलना प्रारंभ करता है कि पहले किसी भी भाषा को लिखना और पढ़ना प्रारंभ करता है। सोचिए, विचार कीजिए। तो विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि बालक जिस भी वातावरण में रहता है, बालक जिस परिवेश में रहता है, बालक जिस परिवार में रहता है, सबसे पहले उस परिवार के अंदर बोले गए शब्दों का प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। जिस प्रकार की भाषा बालक उस वातावरण के अंदर रहकर सुनता है, उसी प्रकार के शब्द वो सीख जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी जिसका नाम था जंगल बुक, जिसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं हॉलीवुड की। उस जंगल बुक नामक किताब में एक किरदार निभाया हुआ था मोगली। मोगली नामक लड़के का एक किरदार था उसमें। तो मोगली लड़के का जन्म जो था वो एक जंगल में हुआ था, जानवरों के बीच में रहता था। बताइए, क्या वो शुद्ध भाषा सीख पाया कभी, या जानवरों जैसी भाषा का ही वो उपयोग करता था? तो आप सभी लोग उस हॉलीवुड मूवी को भी देखना या उसके बारे में सुनना, तो आपको ये पता चलेगा कि मोगली नामक जो लड़का था वो जानवरों के बीच में रहता था, ठीक से वस्त्र पहनना भी नहीं जानता था। दूसरी बात, जानवरों के बीच में रह रहकर उसने उन्हीं भाषाओं को सीखना प्रारंभ कर दिया। जानवर किस तरीके से आवाज़ें करते हैं, ध्वनि युक्त संकेत कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि बालक जिस भी परिवेश और जिस भी वातावरण या जिस परिवार में रहता है, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग बालक के द्वारा किया जाता है। अर्थात
ये मैं बता देना चाहता हूं कि अगर किसी परिवार में अशुद्ध भाषा का प्रयोग भी किया जाता होगा तो ये कन्फर्म है कि उस बालक के द्वारा अशुद्ध शब्दों का ही उच्चारण होगा। एक व्यक्ति के 2 लड़के हुए, उनमें से एक लड़का जो पला बड़ा था वो भारत में पला बड़ा, और एक लड़के को उसने अपने किसी रिश्तेदार या रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया जो विदेश में रहते थे, अमेरिका मान लें या कहीं भी मान लें आप लोग। पहले वाले लड़के ने, जिसका पालन पोषण भारत में हुआ था, उसने शुद्ध हिंदी बोलना सीखा, लेकिन जिस लड़के को उसके रिश्तेदार विदेश में ले गए, अमेरिका ले गए, उस लड़के ने प्रारंभिक तौर पर अंग्रेजी भाषा को बोलना सीखा। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे ये बताएं कि जिस लड़के ने हिंदी बोलना सीखा उसे कौन सा वातावरण मिला, और विदेश में रहने वाले लड़के ने जो अंग्रेजी बोलना सीखा उसे किस प्रकार का वातावरण मिला। तो क्या आप समझ चुके हैं कि वातावरण और परिवेश का प्रभाव बालक के मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। परिवेश और वातावरण के द्वारा जिस प्रकार का परिवेश और वातावरण बालक को उपलब्ध करवाया जाएगा, उसी प्रकार की भाषा का अर्जन बालक के द्वारा किया जाता है, अर्थात बालक उसी प्रकार की भाषा को ग्रहण करता है। तो ये मुख्य बातें थीं। CTET में एक प्रसिद्ध क्वेश्चन आया हुआ था एक दिन कि सुनील नामक लड़का किसी भाषा को समझता बहुत बेहतर है, लेकिन सुनील उस भाषा को न तो लिखना जानता है और न पढ़ना जानता है। सोचिए, आप समझिए, सुनील नामक लड़का हिंदी भाषा को या किसी भाषा को बहुत बेहतरीन समझता है, लेकिन वह न तो उस भाषा को लिखना जानता और ना ही उस भाषा को पढ़ना जानता। बताइए, अब आंसर आप ये बताएं कि ये अधिगम है या ये अर्जन है। सोचिए, विचार कीजिए, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सुनील यदि उस भाषा को समझता है, लेकिन सुनील उस भाषा को न तो लिखना जानता है न पढ़ना जानता है, अर्थात उस भाषा का अधिगम उसने किया है या उस भाषा का अभी प्रारंभिक तौर पर अर्जन उसने किया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सच्चाई में उस भाषा का अर्जन है। अर्जन अधिगम से आने वाली पहली प्रक्रिया का नाम है। चैप्टर का नाम अधिगम और अर्जन है, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम अधिगम और अर्जन लर्निंग एंड एक्विजिशन लिख दिया है। लेकिन सच्चाई में अगर मैं बात करूं, सच्चाई में ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इन दोनों में अंतर करना बहुत ज़्यादा असंभव प्रतीत होता है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यदि बात की जाए तो अर्जन शब्द जो है वो अधिगम से आने वाला एक पहला वर्ड है, पहला शब्द है। इसलिए यदि कोई बालक किसी भाषा को समझता है, किसी भाषा को वो लिखना या पढ़ना नहीं जानता, तो वो एक प्रकार का अर्जन हुआ। समझ में आया? चलिए और देखते हैं जरा, अधिगम और अर्जन। सबसे पहले आप अर्जन की अवधारणा को विकसित करें। अर्जन का अर्थ पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अर्जन का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना, किसी चीज को आत्मसात करना, किसी चीज को ग्रहण करना। एक बालक जिस वातावरण में अभी रह रहा था, उस वातावरण में जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही थी, उस प्रकार की भाषा को वो ग्रहण कर रहा था, अर्थात ये क्या हुआ? अर्जन। लेकिन अगर बालक धीरे धीरे एक क्रमिक व्यवस्था के अंतर्गत उसी भाषा को समझना, उसी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति देना, उसी भाषा को लिखना, उसी भाषा को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, तो फिर यह बन जाता है अधिगम। अर्जन केवल एक समझने वाली प्रक्रिया है। यहां मैंने एक शब्द आप सभी लोगों के लिए लिखा हुआ है। अर्जन एक समझने वाली प्रक्रिया है, परंतु अधिगम एक समझाने वाली प्रक्रिया है। अर्जन एक समझने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा का उपयोग कर रहा है और एक बालक उसको सुन रहा है, तो सुनने के बाद बालक उसको समझ पा रहा है कि यह व्यक्ति किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ, इस प्रक्रिया का नाम है अर्जन। लेकिन वही बालक उन शब्दों को सुनने के बाद अपनी अभिव्यक्ति के रूप में उन्हें व्यक्त कर पाता है, उन्हें सोच पाता है, उन्हें पढ़ पाता है, उन्हें लिख पाता है, तो ये फिर अर्जन ना होते हुए क्या हुआ? अधिगम। बाल विकास में आपने अधिगम के बारे में बहुत अच्छे चैप्टर पढ़े हुए हैं।
अधिगम का अर्थ होता है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है प्रेसी। प्रेसी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि बालक में जो भी व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उन्हें ही सीखना या अधिगम कहते हैं। बालक में सीखना या अधिगम उसको कहा जाता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आपने कई व्यवहारवादियों का नाम सुना है, जैसे पावलोव, थार्नडाइक। कई व्यवहारवादियों ने सीखने पर प्रयास को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए प्रयास वर्ड भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, प्रयासपूर्ण यहाँ शब्द मैंने लिखा हुआ है। तो दोनों को पहले समझना मैं चालू आपको करवाता हूँ। अधिगम और अर्जन की पहले सभी लोग अवधारणा को विकसित करें। चलिए अर्जन को मैं समझाना प्रारंभ करता हूँ। अर्जन समझने वाली प्रक्रिया है। अधिगम समझकर अपनी अभिव्यक्ति के रूप में लिखकर पढ़कर उसको व्यक्त करने की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम समझाने की प्रक्रिया है। अर्जन विद्यालय से पूर्व होता है, जिसे हम लोग प्रारंभिक तौर पर ऐसा मान लेते हैं कि ये अधिगम का रूप हो सकता है। कैसे? एक कहानी हम लोगों ने सुनी हुई थी कि जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने, चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने की विधि समझा रहे थे, तो बीच में चक्रव्यूह के अंदर जाना सुभद्रा ने सुन लिया था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात सुनने से पहले ही सुभद्रा सो चुकी थी। उसी वक्त सुभद्रा गर्भवती थी और सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु पल रहे थे। तो ऐसा वर्णन किंवदंतियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से मिलता है कि अभिमन्यु जो थे उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात सुन नहीं पाई थी, क्योंकि माताजी सो गई थीं। तो इसलिए मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि उसने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। ये अधिगम था या ये अर्जन था? तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि अधिगम और अर्जन आपस में मिले हुए शब्द हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा अलग करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग याद रखें कि विद्यालय से पूर्व जब बालक एक परिवार में रहता है, बालक उस परिवार में पैदा होता है, तो विद्यालय से पूर्व की जो अवस्था होती है उसे अर्जन कहते हैं। लेकिन जैसे ही बालक विद्यालय में प्रवेश कर जाता है, वातावरण परिवर्तित हो जाता है। नए मित्र, नए सहपाठी उस बालक के सामने उपस्थित होते हैं। उन बालक के सामने अंत्यक्रिया का प्रभाव बालक पर पड़ता है। शिक्षक की और उसके सहपाठी और साथ में पढ़ने वाले जो भी छात्र होते हैं, उन सभी की अंत्यक्रिया का प्रभाव बालक पर पड़ता है और बालक विद्यालय जाने पर अधिगम करने लगता है। बताइए, वातावरण परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ? दूसरी बात, अर्जन चूंकि विद्यालय से पूर्व की प्रक्रिया है, जैसे ही बालक जन्म लेता है, एक परिवार, एक वातावरण में बालक आ जाता है, तो अधिगम अर्जन जो है वो एक प्रकार की सहज और स्वाभाविक अभिवृत्ति है। एक प्रकार की सहज और स्वाभाविक अभिवृत्ति हुई। कैसे? जो भी वो ग्रहण कर रहा है, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, जिन शब्दों को वो अपने परिवार के सदस्यों से सीख रहा है, फिर उन्हीं शब्दों को वो दोहराना चालू कर रहा है, तो ये एक प्रकार की कौन सी प्रवृत्ति हुई? सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई। परंतु जब मैं अधिगम की बात करूंगा तो अधिगम, आप सभी लोग याद रखें, ये सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति न होते हुए एक प्रयासपूर्ण प्रवृत्ति है। प्रयासपूर्ण कैसे? बालक विद्यालय में प्रवेश करेगा, नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास करेगा, वातावरण में ढलने का प्रयास करेगा, वातावरण में अनुकूलित होने का प्रयास करेगा, नए वातावरण में समायोजित होने का प्रयास करेगा। अगर वो प्रयास के माध्यम से किसी भाषा या किसी विषय को सीखता है, तो फिर अधिगम क्या हुआ? अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया हुई। तीसरा पॉइंट, अर्जन में व्याकरण की कोई भी भूमिका नहीं होती। बालक को जिस प्रकार का शब्द सुनाई देगा, बालक उसी प्रकार के शब्द को बोलना चालू कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। बच्चों के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि परिवार में पानी को पानी बोलते हैं, लेकिन किसी ग्रामीण परिवार में चले जाएं तो वहाँ बच्चों को बोला जाता है बेटा मम्मम।
इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बच्चे उसी प्रकार के शब्दों को बोलना चालू कर देते हैं। तो मेरा ये मुख्य मुद्दा है कि क्या अर्जित करते समय बालक जिन शब्दों को ग्रहण कर रहा है उसमें व्याकरण की भूमिका होती है या नहीं होती। तो टूटे फूटे शब्द जो बालक के द्वारा बोले जा रहे हैं उसे मैंने नाम दिया अर्जन। तो अर्जन करते समय प्रारंभिक तौर पर बालक के शब्दों में व्याकरण की कोई भी भूमिका नहीं होती, परंतु अधिगम करते समय जब बालक विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुका है तो अधिगम करते समय व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक व्याकरण से परिचित होता है, बालक भाषा की क्रमिक व्यवस्था से परिचित होता है, बालक व्याकरण की एक इकाई पद्धति और एक क्रमिक व्यवस्था में समायोजित होता है, अर्थात व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुई। चौथा पॉइंट, अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, अनौपचारिक इनफॉर्मल। चलिए अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक को समझते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि बालक जिस परिवार में पैदा होता है, तो कई विद्वानों के द्वारा ऐसा बोला गया कि माता उस बालक की प्रथम गुरु होती है, अर्थात सबसे पहला प्रभाव जो माता का बालक पर पड़ता है उतना प्रभाव किसी का भी बालक पर नहीं पड़ता। तो माता बालक की प्रथम गुरु होती है। बताइए, एक विद्यालय में एक शिक्षिका बालक को पढ़ा रही है और घर पर माताजी अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं। तो माताजी जो अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, क्या माताजी अपने बच्चे को पढ़ाते समय नियमों को लागू कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। बच्चे के माताजी से जो संबंध घर में रहे होंगे, बिल्कुल ठीक विपरीत जाकर नियमों के साथ वो संबंध शिक्षिका से नहीं होंगे। विद्यालय में शिक्षिका से जब बालक अंतःक्रिया करता है तो शिक्षिका से वो नियमों में बंधा होता है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति बालक शिक्षिका के सामने नहीं कर सकता। इसलिए बोला जाता है कि अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रक्रिया में कोई भी नियम और कानून बाध्यकारी ना हो वो अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। परंतु यदि मैं अधिगम की बात करूं तो अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। फॉर्मल लर्निंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस। अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, अर्थात जब भी बालक किसी विषय और किसी भाषा को सीखना प्रारंभ करता है तो ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, अर्थात क्रमिक रूप से नियम और कानून इसमें समाहित होते हैं। नियमों की इसमें एक प्रमुख व्यवस्था होती है, इसलिए लर्निंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस। अगला पॉइंट, अर्जन में अनिश्चित परिस्थितियां होती हैं। अनिश्चित परिस्थितियां जो मैंने अभी आपको अनौपचारिक पद्धति में बताया, ठीक है। माताजी बालक को पढ़ा रही हैं, बालक ने बोला माताजी अभी मन नहीं है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, माताजी उसको फिर से बोल देंगी कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, शाम को पढ़ लेना। लेकिन अगर एक विद्यालय में एक शिक्षिका बालक को पढ़ा रही है तो आप ये ध्यान रखें कि उस शिक्षिका बालक को पढ़ाते समय कुछ ना कुछ नियम तो लागू करती है। इसलिए विद्यालय में पढ़ते समय ऐसा माना जाता है, अर्थात अधिगम करते समय एक बालक और शिक्षक के मध्य निश्चित परिस्थितियां होती हैं, निश्चित अंतःक्रिया होती है, निश्चित परिवेश होता है। परंतु अर्जन करते समय अनिश्चित परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। अर्जन करते समय निश्चित परिस्थितियों की कोई भी भूमिका नहीं होती। किसी भी भाषा के अर्जन करते समय अनिश्चित परिस्थितियां होती हैं, संबंध अनौपचारिक होते हैं। अगला पॉइंट, अर्जन में नियम नहीं होते। अर्जन में नियम नहीं होते। कोई भी बालक किसी भी भाषा को, किसी भी विषय को ग्रहण करना चालू करता है तो किसी भी प्रकार के नियम बाध्यकारी नहीं होते। लेकिन अगर मैं उसी प्रकार अधिगम की बात करूं तो अधिगम में नियम होते हैं। अधिगम में प्रमुख रूप से नियमों की भूमिका होती है। अगला पॉइंट, अर्जन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने ब्लैक पेंसिल से लिखा हुआ है, इस पर आप लोग विशेष रूप से मेरी बात को समझें और अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसी पॉइंट के। दोबारा सुने, अर्जन प्राथमिक या मातृभाषा में होता है। मातृभाषा क्या होती है?
बालक प्रारंभिक तौर पर जिस भाषा में अभिव्यक्ति करता है, बालक प्रारंभिक तौर पर जिस भाषा में अभिव्यक्ति करता है उसे उस बालक की मदर टंग या मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। और मातृभाषा का इतना योगदान विद्वानों ने समझा कि बालक जब किसी विद्यालय में प्रवेश करने जाता है, बालक जब किसी विद्यालय में प्रवेश करने जाता है तो बालक अपनी मातृभाषा के साथ जाता है कि मातृभाषा के अलावा भी 2-4 भाषाएं सीख के जाता है। आप सभी जानते हैं जो भी बालक किसी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जाता है तो प्रारंभिक तौर पर वह अपनी मातृभाषा के साथ जाता है, अर्थात जो भाषा उसने अपने परिवार में, अपने वातावरण में, अपने परिवेश में बचपन से सीखी हुई है, उसी भाषा के साथ बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, जिसे हम लोग प्राथमिक या मातृभाषा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जब वो विद्यालय में प्रवेश कर जाता है तो धीरे धीरे विद्यालय में और भी भाषाएं उसे सीखने को मिलती हैं, जिसे हम लोग उसकी द्वितीयक भाषा के नाम से जानते हैं। अर्थात द्वितीय भाषा को वो तभी सीख पाएगा जब उसे पहले कोई ना कोई भाषा आती होगी, अर्थात द्वितीय भाषा मातृभाषा की सहायता से ही सीखी जाती है। इसलिए मैंने क्या बताया आपको कि अर्जन जो है वो एक प्राथमिक और मातृभाषा में सीखी जाने वाली या मातृभाषा में अर्जित करने वाली प्रक्रिया का नाम है। जबकि मैं अधिगम की बात करूं तो अधिगम मानक या द्वितीय भाषा के माध्यम से महत्वपूर्ण होता है। अधिगम मानक या द्वितीय भाषा के माध्यम से महत्वपूर्ण होता है। हिंदी विषय में ये मानक शब्द काफ़ी बार आया हुआ है। मानक को हम लोग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। कोई भी भाषा अपनी लिपि से संबंधित सारे नियमों का पालन जब करती है तो उसे मानक भाषा के नाम से जानते हैं। कोई भी भाषा लिपि से संबंधित, व्याकरण से संबंधित सारे नियमों का पालन करती है तो उसे मानक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अधिगम में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मानक या द्वितीय भाषा की होती है। द्वितीय भाषा बिना मातृभाषा और प्राथमिक भाषा के नहीं सीखी जा सकती। महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा पर इतना जोर दिया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिना मातृभाषा के बालक की प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन बिना मातृभाषा के होनी ही नहीं चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जिसका सत्र 2021 से प्रारंभ होगा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है जिसका सत्र 2021 से प्रारंभ होगा, उस नई शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात मातृभाषा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। तो इस बात को विशेष रूप से आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें कि मातृभाषा की जितनी भी महत्वपूर्ण भूमिका है वो अन्य किसी भाषा की नहीं है। 2021 से जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि कोई बालक केरल से है तो वो प्राइमरी एजुकेशन मलयालम में सीख सकता है। यदि कोई बालक आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से है तो वो तेलुगु भाषा में प्राइमरी एजुकेशन ले सकता है। यदि कोई बालक पंजाब से है तो पंजाबी में ले सकता है, गुजरात से है तो गुजराती में ले सकता है, और हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो बालक है वो हिंदी में प्राइमरी एजुकेशन ले सकते हैं। तो इत्यादि कई प्रकार की बातें भिन्न भिन्न शिक्षा नीति में बताई जाएंगी। दूसरी बात, कई विद्वानों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा पर सर्वाधिक जोर दिया है। अगली चीज, इतनी बातें समझ में आ गई। अगली चीज जो मैंने विशेष महत्वपूर्ण गोले में दर्शाई है उसे भी आप लोग बेहतरी से समझें। अधिगम और अर्जन। तो पहले मैं अर्जन की प्रक्रिया आपको समझा देता हूं। अर्जन प्रक्रिया में परिवार, समाज, मित्र और पड़ोस की भूमिका अधिक होती है। अर्जन प्रक्रिया में परिवार, समाज, मित्र और पड़ोस की भूमिका अत्यधिक होती है। अर्थात जिस परिवार में, जिस समाज में जैसे मित्रों के साथ और जैसे आस पड़ोस में अर्थात वातावरण में बालक रहता होगा, बालक पर उन सब का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। बालक अपने परिवार से, बालक अपने समाज से, बालक अपने मित्रों से और बालक अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से उन्हीं सारे शब्दों को सीख लेता है जो उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
तो अर्जन प्रक्रिया में परिवार, समाज, मित्र और पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यालय, शिक्षण विधियों और पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार सुने आप सभी लोग। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यालय, शिक्षण विधियों और पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बालक ने विद्यालय में प्रवेश कर लिया, शिक्षक की अंत्यक्रिया बालक के साथ कैसी है? जब बालक विद्यालय में जा रहा है, क्या शिक्षक उस बालक की मातृभाषा से परिचित है भी कि नहीं है? शिक्षक के द्वारा कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? शिक्षण विधियां आप सभी ने प्रारंभिक तौर से समझी हुई हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले बालक को वो सिखाया जाए जिसे बालक जानता है, फिर बालक को वो बताया जाए जिसे बालक नहीं जानता। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये सारी टीचिंग मेथड्स होती हैं, ये सारे शिक्षण विधियां होती हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब बालक अधिगम करता है तो बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है शिक्षक का, विद्यालय का, शिक्षण विधियों का और पाठ्य पुस्तक का। पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कंटेंट होगा, पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सामग्री होगी, उसका सर्वाधिक प्रभाव बालक पर पड़ता है। तो अधिगम प्रक्रिया पर सर्वाधिक प्रभाव किसका हुआ? शिक्षक का, विद्यालय का, शिक्षण विधियों का और पाठ्य पुस्तक का। यह संपूर्ण विवरण मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं कुछ दो प्रमुख बातें आप सभी के सामने लेकर आया हूं। पहली चीज, अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो प्रमुख विद्वानों के वर्गीकरणों के अनुसार अधिगम के 3 प्रकार माने गए हैं: क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम। क्या बोला मैंने, फिर से सुने। क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है? क्रियात्मक अधिगम का अर्थ होता है, अर्थात बालक बचपन में जिन क्रियाओं के द्वारा किसी चीज को समझता है, बालक बचपन में किसी भी क्रिया के द्वारा किसी चीज को समझता है, सीखता है, तो उसे बोला गया क्रियात्मक अधिगम। बालक अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा जो समझ विकसित करता है, उसे बोला गया क्रियात्मक अधिगम। बालक चित्र और शब्दों के माध्यम से जो सीखता है, उसे बोला गया शाब्दिक अधिगम। बालक अपने विचारों के माध्यम से जो सीखता है, उसे बोला गया विचारात्मक अधिगम। समझ में आया? फिर से सुने जरा। अधिगम कितने प्रकार का होता है? अधिगम 3 प्रकार का होता है: क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम क्या हुआ? बालक बचपन में जिन क्रियाओं के द्वारा, अपनी चेष्टाओं के द्वारा जो समझ विकसित करता है, जिन चीज़ों को सीखता है, वो हुआ क्रियात्मक अधिगम। जिन शब्दों या चित्रों के माध्यम से समझ विकसित करता है, वो हुआ शाब्दिक अधिगम। और विचारों के माध्यम से जो कुछ सीखता है, उसे बोला गया विचारात्मक अधिगम। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, अर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक कौन से हैं? देखिए, इस समय जो मैं चर्चा आप सभी के सामने कर रहा हूं, वो सीटेट, एमपी-टेट, रीट परीक्षाओं में आए हुए पिछले प्रश्न हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नों को आप लोग बेहतरी से समझें और ढंग से इनको दिमाग में बिठा लें। अर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख 3 कारक कौन से हैं? तो पहला कारक सामाजिक परिवेश। परिवेश का अर्थ होता है वातावरण। सामाजिक परिवेश, भाषा अर्जन की इच्छा और अनुभव, ये प्रमुख 3 कारक होते हैं अर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले। फिर से सुने जरा। सामाजिक परिवेश, जिस प्रकार के वातावरण और परिवेश में, जिस प्रकार के समाज में बालक रहता है, अर्जन प्रक्रिया प्रभावित होगी। दूसरा, भाषा अर्जन की इच्छा। यदि आपकी किसी भाषा को सीखने की इच्छा कम है, तो अर्जन प्रक्रिया कम होगी। यदि आपकी किसी भाषा को सीखने की इच्छा प्रबल है, तो अर्जन प्रक्रिया प्रबल होगी। और तीसरा प्रमुख पॉइंट है अनुभव। अर्जन प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, अर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक है अनुभव। अर्थात जो कुछ भी आप अपने जीवन में सीखते हैं, जो कुछ भी आप अपनी आयु में सीखते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में जो एक
विवेक आप सभी में उत्पन्न होता है, उसे एक प्रकार से विद्वानों ने बोला अनुभव। तो अनुभव भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है अर्जन प्रक्रिया का। चलिए, इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के सामने करना चाहता हूं, भाषा विकास की अवस्थाएं, सम इंपोर्टेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास की अवस्थाएं, सम इंपोर्टेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास की अवस्थाएं प्रमुख रूप से दो मानी गई हैं, परंतु शब्द भंडार की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए इसमें शब्द भंडार के विकास को भी जोड़ दिया गया है। भाषा विकास की पहली अवस्था का नाम है प्रारंभिक अवस्था। भाषा विकास की पहली अवस्था का नाम है प्रारंभिक अवस्था, जिसे बोला गया इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। चलिए, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है? देखिए, जितनी आप कल्पनाएं करेंगे, जितना आप अपने वातावरण से सीखेंगे, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो इसको समझने का प्रयास करें। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, जब कोई बालक किसी परिवार में पैदा होता है, तो बताइए सबसे पहले क्या वो बोलना चालू कर देता है कि या सबसे पहले वो रोना चालू करता है? आप सभी जानते हैं, बालक रोने और चिल्लाने के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसी चेष्टाएं करता है जो स्वाभाविक होती हैं, जो स्वचालित होती हैं, जो नैसर्गिक या प्राकृतिक होती हैं, बनावटी नहीं होती। बालक जब किसी परिवार में, अपने घर में, अपने वातावरण में, जिस परिवार में पैदा होता है, तो प्रत्येक प्रकार के जो भी बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक तौर पर सबसे पहले रोना चालू कर देते हैं, सबसे पहले रोना चालू करते हैं। और रोने के बाद वो जो भी चेष्टाएं करते हैं, रोने के बाद वो जो भी चेष्टाएं करते हैं, वो सारी चेष्टाएं आप लोग ध्यान से समझें, क्या वो सारी चेष्टाएं स्वाभाविक होती हैं, स्वचालित होती हैं, नैसर्गिक और प्राकृतिक होती हैं, लेकिन बनावटी नहीं होती। उसे तो पता भी नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, इसलिए ये स्वाभाविक, स्वचालित और नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। यहां पर मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए, बोलने की तैयारी अवस्था, बोलने की तैयारी अवस्था, यह भी प्रारंभिक अवस्था से ही संबंधित है। तो प्रारंभिक अवस्था से संबंधित मैंने क्या लिखा हुआ आप सभी के सामने? बोलने की तैयारी। जब भी बालक किसी चीजों को बोलना चालू करने वाला है, तो सबसे पहले क्रंदन, क्राइंग, अर्थात प्रारंभिक बात क्या हुई कि बालक ने पहले रोना चालू किया, बालक ने पहले चिल्लाना चालू किया। तो रोने और चिल्लाने की प्रक्रिया को, चेष्टा करने की प्रक्रिया को नाम दिया गया क्रंदन, क्राइंग। दूसरा पॉइंट, उसके बाद क्या चालू होता है? बबलाना, बबलिंग, बबलाना, बबलिंग। बबलाने का अर्थ क्या होता है? टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करना, मम्मम, पापा, ऐसा कुछ भी। तो टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग जब बालक शुद्ध उच्चारण न करते हुए अशुद्ध उच्चारण के साथ जब कर रहा है, तो उसे हम लोग बबलाना या बबलिंग की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं, बालक स्वर और व्यंजन का प्रयोग करता है। कोई भी बालक जब पैदा होता है, तो उसके साथ कुछ प्रमुख स्वर और व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, जैसे अ, ई, ओ, आई। ये चार स्वर जो होते हैं, ये बालक के द्वारा मुख्य रूप से बोले जाते हैं। अ, ई, ओ, आई। ये चार स्वर बालक के द्वारा प्रारंभिक रूप से और मुख्य रूप से बोले जाते हैं। लेकिन त, म, न और क, त, म, न और क, ये चार व्यंजन बालक के द्वारा मुख्य रूप से बोले जाते हैं। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों से पहले किया जाता है, ये बात विशेष रूप से याद रखें। तो पहला, बोलने की तैयारी, जो प्रारंभिक अवस्था है बालक की भाषा विकास में, उस प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहला पॉइंट क्या आया? क्रंदन, क्राइंग। फिर बालक ने टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करना चालू किया, तो टॉपिक हुआ बबलाना या बबलिंग। और बालक ने इसके बाद हाव भाव के माध्यम से, जेस्टर्स, हाव भाव के माध्यम से जो चेष्टाएं करना प्रारंभ किया, उसे हम लोग हाव भाव के नाम से जानते हैं। इन सभी तथ्यों को यदि सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाषा विकास की अवस्थाओं में प्रारंभिक अवस्था। बालक ने चेष्टाएं चालू की हैं, और प्रारंभिक अवस्था के अंदर ही कुछ हमें भाषा संबंधी समस्याएं भी देखने को मिली। यदि इन भाषा संबंधी समस्याओं की जानकारी किसी शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हुई, तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया बेकार।
वो शिक्षण प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बालक में जो भी भाषा संबंधी समस्याएं होती हैं उनका पूर्व ज्ञान होना चाहिए, उनका बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। भाषा संबंधी समस्याएं बालक में कौन सी होती हैं? पहला, भ्रष्ट उच्चारण, लिस्पिंग, भ्रष्ट उच्चारण, लिस्पिंग। दूसरा, अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग, अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग। तीसरा, तुतलाना, स्लटरिंग, तुतलाना, स्लटरिंग। चौथा, हकलाना, स्टैमरिंग, हकलाना, स्टैमरिंग। समझ में आया? फिर से एक बार फिर से समझिए जरा। कौन सा? भाषा संबंधी जो समस्याएं बालक में दिखाई देती हैं वो भाषा संबंधी समस्याएं हैं भ्रष्ट उच्चारण, लिस्पिंग, अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग, तुतलाना, स्लटरिंग और हकलाना, स्टैमरिंग। जब तक ये चारों भाषा संबंधी समस्याओं की जानकारी किसी शिक्षक को नहीं होगी तब तक बालक प्रारंभिक तौर पर किसी भी विषय को पढ़ा नहीं पाएगा। दूसरी बात, क्या बताया मैंने? ध्यान से समझे। प्रारंभिक अवस्था, भाषा विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको क्या दी? क्रंदन, बबलाना, हाव भाव। लेकिन प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत अगर किसी शिक्षक को किसी बालक की भाषा संबंधी समस्याओं का ज्ञान नहीं हुआ तो वो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया एक प्रकार से बेकार हुई। तो शिक्षक को बालक के भ्रष्ट उच्चारण, लिस्पिंग, अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग, तुतलाना, स्लटरिंग, हकलाना, स्टैमरिंग, इन सारी भाषा संबंधी समस्याओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि इन भाषा संबंधी समस्याओं का ज्ञान शिक्षक को होगा तो शिक्षण प्रक्रिया एक बेहतर प्रक्रिया बनेगी, शिक्षण प्रक्रिया एक आदर्श प्रक्रिया बनेगी, शिक्षण प्रक्रिया बालक को एक योग्य व्यक्ति बनाने में सहायक होगी, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगी। चलिए, इतना सारा टॉपिक हुआ। उसके बाद मैं बताता हूं आपको दूसरा पॉइंट है वास्तविक अवस्था, एक्चुअल स्टेज। भाषा विकास की दूसरी अवस्था का नाम क्या हुआ? वास्तविक अवस्था, एक्चुअल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्चुअल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये भाषा विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था का नाम है वास्तविक अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें दो शब्द मैंने आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। देखिए, दो शब्द मैंने आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, आकलन और उच्चारण। आकलन अर्थात अनुमान लगाना और उच्चारण अर्थात प्रोनंसिएशन। आकलन का प्रमुख रूप से अर्थ क्या होता है? एस्टिमेशन, अनुमान लगाना, और उच्चारण का अर्थ क्या होता है? प्रोनंसिएशन। जब बालक वास्तविक अवस्था में पहुंचता है तो प्रारंभिक अवस्था को बोलने की तैयारी अवस्था कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था को बोलने की तैयारी अवस्था कहते हैं। लेकिन जब बालक वास्तविक अवस्था में पहुंचता है तो बालक सीखी जाने वाली भाषा के शब्दों का आकलन लगाना, अनुमान लगाना प्रारंभ कर देता है और अपनी वैचारिक शक्ति के प्रभाव से उन शब्दों को समझकर उनका बेहतरी से उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। क्या बताया मैंने? प्रारंभिक अवस्था को बोलने की तैयारी अवस्था कहा जाता है। जब बालक प्रारंभिक अवस्था के बाद वास्तविक अवस्था में पहुंचता है तो वास्तविक अवस्था में वह आकलन और उच्चारण के द्वारा शब्दों को समझना, शब्दों को सीखना और शब्दों का उच्चारण करना बहुत बेहतरी से प्रारंभ कर देता है। अर्थात बालक में मौखिक अभिव्यक्ति, बालक में सांकेतिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बालक में मौखिक अभिव्यक्ति, बालक में सांकेतिक अभिव्यक्ति का विकास होता है और धीरे धीरे बालक संपूर्ण भाषा को जानने लगता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाषा का अर्जन और अधिगम एक क्रमिक अव्यवस्था है। क्रम से बालक ने पहले भाषा को अर्जित करना प्रारंभ किया, फिर बालक ने उस भाषा को समझना प्रारंभ किया, अर्थात बालक ने उस भाषा का अधिगम करना प्रारंभ किया, अर्थात उस बालक ने अवधारणा को विकसित किया। बालक ने उन शब्दों को, जिन शब्दों को उसने सीखा हुआ है, उन्हें उत्पादित करना चालू किया, उत्पन्न करना चालू किया। तो बालक की इस संपूर्ण प्रक्रिया को हमने उसकी वास्तविक अवस्था का नाम दिया, क्योंकि बालक में
अब शब्दों और भाषा की समझ बेहतरी से डेवलप हो चुकी है। बालक उन सभी शब्दों और भाषा को अच्छे से समझने लगा है। सबसे अगला पॉइंट निकल के आता है शब्द भंडार। शब्द भंडार को हम लोग बोलते हैं वोकेबुलरी। शब्द भंडार, शब्द भंडार के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शब्द भंडार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका भाषा विकास के अंतर्गत मानी जाती है। जब बालक पैदा होता है और पैदा होने से 16 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग 1 लाख शब्दों का शब्द भंडार एकत्रित हो जाता है। बालक पैदा होते समय जब 0 से 7 या 8 महीने की अवस्था तक पहुंचता है, बालक जब पैदा होता है तो 0 से 7 या 8 माह 7 या 8 महीने तक बालक में 0 शब्द होते हैं। सोचिए, आप विचार करिए, बालक किसी शब्द को नहीं जानता। तो जब बालक पैदा हुआ तो 0 से 7 या 8 माह तक बालक 0 शब्द होते हैं, लेकिन 9 से 12 माह अर्थात 1 वर्ष होने तक बालक 3 या 4 शब्दों को सीख जाता है। 9 से 12 माह तक बालक 3 या 4 शब्दों को सीख जाता है। 1.5 वर्ष तक 10 या 12 शब्द और 2 वर्ष तक बालक लगभग 272 शब्दों को सीख जाता है। 2 वर्ष तक बालक लगभग 272 शब्दों को सीख जाता है। 2.5 वर्ष तक 450 शब्द और 3 वर्ष तक 1000 शब्दों को सीख जाता है। 2.5 वर्ष तक 450 शब्द और 3 वर्ष तक 1000 शब्दों पर वो अपना अधिकार सिद्ध कर लेता है। 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, जबकि 4 वर्ष तक 16 शब्दों का ज्ञान उसे हो जाता है। 4 वर्ष तक 1600 शब्दों का ज्ञान उसे हो जाता है। 5 वर्ष तक 2100 शब्द। देखिए, समझने वाली बात है, 5 वर्ष तक लगभग 2100 शब्दों का ज्ञान बालक को हो जाता है। 5 वर्ष तक लगभग 2100 शब्दों का ज्ञान बालक को हो जाता है। लेकिन जैसे ही बालक 11 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसे 50,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। जैसे ही बालक 50,000 शब्दों के ज्ञान की अवस्था तक पहुंचता है तो सोचिए आप कि बालक का शब्द भंडार कितना विकसित हुआ। बालक के शब्दों की सीमा जो है, बालक ने कितने शब्दों को अर्जित कर लिया। तो 11 वर्ष की अवस्था तक बालक में 50,000 शब्द हुए। 14 वर्ष की अवस्था तक बालक में 80,000 शब्दों का भंडार विकसित हो जाता है। लेकिन जैसे ही बालक 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है तो बालक में लगभग 1 लाख शब्द। 16 वर्ष की अवस्था तक बालक में शब्दों का भंडार 1 लाख शब्दों तक हो जाता है। समझने वाली बात है। बताइए, ये शब्द भंडार क्रमिक रूप से हुआ, एक एक शब्दों से हुआ कि ये शब्द भंडार एकदम बालक ने सारी चीज़ें ग्रहण कर ली? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो सारी चीज़ें एकदम ग्रहण नहीं करता। बालक में शब्दों का भंडार एक एक से होता है। बालक में शब्दों का भंडार क्रमिक रूप से होता है। बालक भिन्न भिन्न आयु की अवस्थाओं तक, भिन्न भिन्न आयु की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न शब्दों को ग्रहण करता है। क्रमिक रूप से भाषा का विकास होता है। बोलिए, शब्द भंडार समझ में आया? अगला पॉइंट, कुछ 3 मनोवैज्ञानिक भाषा के संबंध में जो बातें अपनी इन्होंने बताई हैं, भाषा के संबंध में वो प्रमुख बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए, व्यवहारवादियों में पावलोव की लाइन में आपको सिखाता हूँ। पावलोव की बात को आप लोग विशेष रूप से याद रखें, पहले भी मैंने बताई है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। पावलोव ने ये बताया है कि जब तक कोई उद्दीपक, जब तक कोई स्टिमुलस, देखिए यहाँ मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, जब तक कोई उद्दीपक या स्टिमुलस, उद्दीपक क्या होता है? जिसको देखकर क्रियाएं हम लोग करें। जिसको देखकर अगर पड़ोस में कोई कार लेके आ जाए और मेरे पास कार नहीं है तो क्या उसकी कार को देखकर मेरे मन में कोई क्रिया होगी कि मुझे भी कार लेना चाहिए? तो इस प्रकार की प्रक्रिया को उद्दीपक, उस कार को या उस वस्तु को जिससे हमारी ये क्रिया हो रही है, उस वस्तु को नाम दिया गया उद्दीपक। लेकिन इस संपूर्ण प्रोसेस को नाम दिया गया उद्दीपन, स्टिमुलस बोला जाता है। तो पावलोव ने क्या बोला कि जब तक सामने कोई उद्दीपक नहीं होता तब तक भाषा सीखने की अवस्था बालक में प्रमुख रूप से नहीं होती। लेकिन अगर आप थार्नडाइक की बात करें,
एडवर्ड ली थार्नडाइक। थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। थार्नडाइक ने बताया कि किसी भी भाषा को सीखने में, किसी भी विषय का अधिगम करने में प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चोमास्की के संबंध में पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। चोमास्की ने एक वर्ड दिया हुआ था एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो प्रोसेसिंग के माध्यम से लिंग्विस्टिक डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। और फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंस, अर्थात जब एलईडी के माध्यम से प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो बालक में इतनी योग्यता आती है कि बालक जिन शब्दों को समझना उसने चालू किया है उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना और उन्हें उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। वाइगोस्की की बात, वाइगोस्की ने क्या बोला? वाइगोस्की ने यह बोला कि जो बालक भाषा को बोलता है, बालक के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो समाज के संपर्क का ही परिणाम है। बालक जिस समाज के संपर्क में रहता है उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात समाज के संपर्क का ही एक प्रमुख परिणाम है भाषा को बोलना। यह वाइगोस्की ने बोला। प्रेसी महोदय की बात मैं आप सबको बता चुका हूं। एक प्रमुख बात थी प्याजे की। जीन प्याजे ने कौन सी लाइन बोली? जीन प्याजे ने बोला कि जो भाषा होती है उसका कहीं ना कहीं संबंध संज्ञानात्मक विकास और एक मानसिक विकास से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे ने बोला कि जो भाषा होती है उसका कहीं ना कहीं संबंध संज्ञानात्मक विकास अर्थात मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट से होता है और भाषा एक प्रमुख अर्जित संपत्ति मानी जाती है। ये प्रमुख बातें इस चैप्टर में आप सभी को ध्यान रखनी है। अब कुछ दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा उनके उत्तर आप लोग और दें। पहला प्रश्न है मेरा, जो मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले बोला था कि यदि सुनील नामक लड़का किसी भाषा को समझ लेता है लेकिन उसे लिखना पढ़ना नहीं जानता तो ये अधिगम हुआ कि अर्जन हुआ? ये अर्जन हुआ। भाषा का सबसे सरल और सबसे प्राथमिक माध्यम क्या होता है? भाषा सीखने का सबसे सरल और सबसे प्राथमिक माध्यम क्या होता है? तो इस शब्द को सभी लोग रट लें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुकरण, अनुकरण, इमिटेशन या नकल करना। भाषा सीखने का सबसे सरल, सबसे उपयुक्त माध्यम अनुकरण, इमिटेशन, नकल करना। आप जो व्यक्ति जिस भाषा का उपयोग करते हैं उस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों की जितनी बेहतरी से नकल करेंगे, उस भाषा के बोलने वाले व्यक्तियों को जितना बेहतरी से समझेंगे, जितना बेहतरी से सुनेंगे, इस पूरी पद्धति को अनुकरण कहा जाता है। भाषा का, भाषा विकास का सबसे सरल और सबसे उपयुक्त माध्यम माना गया अनुकरण। समझ में आई सारी बातें? तो अधिगम और अर्जन वाले विषय को बहुत बेहतर तरीके से फिर से समझें। मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देखते समय कम से कम 2 बार इस वीडियो को पॉज करके फिर से देख लें। कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पॉज करके उन शब्दों की गहराई को, उन शब्दों की समझ को विकसित कर लें। ये मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ। दूसरी बात, जो जो वीडियो मेरे आते जाएंगे उन सभी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके जितनी भी वीडियोस मेरी आएंगी उन सब की लिंक वहाँ से देखकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और फिर से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी छात्र मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे कर चुके हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।